राधे राधे। तो हम लोग पढ़ लिए हैं, पूरा लिख लिए हैं। अब केवल एक बार दोबारा हम लोग समझ लेते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो देखते हैं। कक्षा 6 का ये एनसीईआरटी का विज्ञान पहला पाठ क्या है? भोजन कहाँ से आता है। यही है ना चैप्टर। हम पौधे के एक से अधिक भाग खाते हैं। कई पौधा ऐसा मिलेगा जिसका हम लोग अधिक भाग खाते हैं ना। है? देखो मुख्य पोषक में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। मुख्य पोषक तत्व के रूप में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश, जल को शामिल किया जाता है। पूछा जाएगा मुख्य पोषक में क्या क्या शामिल है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, रुक्षांश, जल को शामिल किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ा जाए। मंड यानी कार्बोहाइड्रेट को पता लगाने हेतु कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। देखो, तनु आयोडीन के विलयन को खाद्य पदार्थ पे या खाद्य पदार्थ में 2 से 3 बूंद डालने पर यदि रंग नीला काला हो जाए, रंग कैसा हो जाएगा? नीला या काला। नीला काला हो जाएगा तो उसमें मंड है। मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट। मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। प्रोटीन का परीक्षण, तो प्रोटीन का परीक्षण कैसे करते हैं? कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा का विलयन तैयार करके भोज्य पदार्थ पर डालने पर बैगनी रंग, कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा के विलयन तैयार करके डालेंगे तो कैसा रंग होगा? बैगनी रंग। तो यह प्रोटीन की उपस्थिति बताएगा। अगर बैगनी होगा तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन है। तीसरा जो सबसे आसान हम लोग पढ़े थे, क्या चीज? वसा का परीक्षण। वसा का परीक्षण। अगर किसी भी चीज में ये मालूम करना कि उसमें वसा है कि नहीं है, तो क्या करेंगे? भोजन पदार्थ को कागज पर रखकर रगड़ने से यदि उस पर तेल के धब्बे दिखते हैं तो यह वसा का परीक्षण उपस्थिति को दर्शाता है। यही ना? जैसे सिंघाड़ा उंघाड़ा लेके आते हैं तो कागज में तेल लग जाता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट किस किस में मिलता है? गेहूं, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, चावल, बाजरा, इन सभी में मिलता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है वसा के स्रोत। तो वसा के स्रोत क्या हो जाएगा? मूंगफली, नारियल का तेल, सूर्यमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मछली, मांस, अंडे, दूध, घी, मक्खन, क्रीम। हम लोग बुक में अलग अलग पढ़े थे प्रोटीन के स्रोत। क्या है? वसा के स्रोत है ना। एक वसा जंतु से, एक पादप से। ठीक है। वसा कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। पूछा जाए कि वसा से ज्यादा मिलेगा ऊर्जा या कार्बोहाइड्रेट से, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगा? वसा से। हाँ। प्रोटीन का स्रोत, प्रोटीन किस किस में मिलता है? सोयाबीन, मूंग, चना, राजमा, मटर, अरहर, दूध, पपीता, यकृत, मांस, मछली, अंडा, टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, पनीर। तुमको क्या क्या याद रखना बंधु? एक याद रखना सोयाबीन। ठीक है। राजमा याद रख लेना। और सबसे ज्यादा प्रोटीन दाल, है ना? दाल भी याद रखना। प्रोटीन को शरीर वर्धक कहते हैं। ये क्या करता है? शरीर को वृद्धि करता है। शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इससे शरीर की वृद्धि होती है। प्रोटीन से क्या होता है? शरीर की वृद्धि होती है। प्रोटीन के कमी से कौन सा बीमारी होता था? क्वासी ओकर। देखा था ना, एक लड़का था जिसका पेटवा फूल गया था।
विटामिन आंख, अस्थियों और मसूड़ों और शरीर की रक्षा करता है रोगों से। ठीक है। देखिए, चावल अन्य भोजन पदार्थों से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। चावल जो है अन्य भोजन पदार्थों से अधिक मात्रा में क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। आहारी रेशों को रुक्षांश भी कहा जाता है। जिसमें आहारी रेशा होगा उसे क्या कहते हैं? रुक्षांश। भोजन में रुक्षांश की पूर्ति फल और सब्जी शामिल है। ठीक है। इसमें दाल, फल, साबुत खाद्यान्न, आलू, ताजे फल और सब्जी किसमें शामिल है? रुक्षांश में। यह शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। पूछा जाए कि रुक्षांश से क्या पोषक मिलता है? नहीं। ठीक है। यह बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। रुक्षांश क्या करता है कि जो भोजन नहीं पचता है उसे बाहर निकालने में सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने तथा अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल क्या क्या करता है कि भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, हाँ? तथा अपशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायता करता है। जल दूध, चाय आदि से शरीर में जल की पूर्ति होती है। या तुम डायरेक्ट जल पियो या वैसा कोई भी चीज खाओ पियो जिसमें जल है तो उससे क्या हो जाएगा? पूर्ति हो जाएगा। या दूध लियो तो दूध में भी पानी की मात्रा होगा, चाय पियो आदि से जल की पूर्ति होती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। पूछा जाए कौन सा विटामिन पकाने पे नष्ट हो जाता है? तो कौन सा विटामिन? हाँ, विटामिन सी को अगर पकाएंगे ज़्यादा तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन होगा बताओ? हाँ, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला हो जाएगा। शरीर में प्रोटीन, खनिज, लवण वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर में प्रोटीन, खनिज, लवण किसके लिए आवश्यक है? वृद्धि के लिए आवश्यक है। अध्याय 3 जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है। धागा तंतुओं के समूह से प्राप्त होता है। धागा कैसे प्राप्त होता है? तंतुओं के समूह से। तंतु दो प्रकार के, एक प्राकृतिक तंतु, एक संश्लेषित तंतु, है ना? प्राकृतिक तंतु जैसे रुई, रेशम, जूट, है ना? जो पहले से है, जो हम लोग नहीं बनाया है, आदमी नहीं बनाया है ना। प्राकृतिक रुई, रेशम, जूट। ठीक है। संश्लेषित में हो गया पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ये क्या हो गया? संश्लेषित। ठीक है। प्राकृतिक रेशे पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशे कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादप तथा जंतुओं से। पादप मीन्स पेड़ पौधा। ठीक है। पादप मीन्स पेड़ पौधा। रुई तथा जूट पादप से तथा ऊन तथा रेशम तंतु से, जिसमें भेड़, बकरी, खरगोश, बकरी, ऊंट, याक आदि, है ना। रुई कपास के फल से प्राप्त होता है। कपास के फल दिखाए थे, याद है कि दिखाना है? याद है ना। और रेशम कीट को बोम्बेस मोरी भी कहा जाता है। रेशम कीट को क्या कहते हैं? बोम्बेस मोरी भी कहा जाता है। रेशम कीट के प्यूपा अवस्था में कोकून से प्राप्त होता है। चीन से रेशम का प्रचलन हुआ। रेशम का प्रचलन कहाँ से हुआ? चीन से। कागज का आविष्कार कहाँ से हुआ? नोट का आविष्कार चीन से। तो ये सब चीन से हुआ था। रेशम 5 किस्में पाई जाती है। ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, ओक मूंगा और मलबरी। भारत में रेशम के 5 किस्में पाई जाती है और सबसे ज्यादा मलबरी किस्म रेशम उत्पादन किया जाता है। कौन किस्म? मलबरी। उन्नीस में केंद्रीय रेशम अनुसंधान बहरामपुर पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? बहरामपुर पश्चिम बंगाल। ठीक है।
हटाएगा कि नहीं वहां से? करेगा नसीम? मारेगा तुरंत तभी समझ में आ जाएगा। हाँ, चलो। भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट बॉम्बेक्स मोरी का पालन किया जाता है। रेशम कीट केवल 2 से 3 दिन तक जीवित रहते हैं। रेशम कीट कितने दिन जीवित रहते हैं? 2 से 3 दिन। पटसन बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में पाया जाता है। पश्मीना, पश्मीना एक ऊन होता है और पश्मीना ऊन किससे निकलता है? बकरी से। किससे? हाँ, बकरी देखे थे लेह लद्दाख में जो पाई जाती थी पहाड़ों पे। अंगोरा ऊन होता है, किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। रेशम धागा प्रोटीन तथा कपास जूट सेलुलोज होता है। अध्याय 4 और 5 पदार्थों का पृथक्करण। सबसे पहले हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चयन करना। जो चीज हाथ से चुनना, जो भी बड़ा बड़ा होता है उसे हाथ से चुन लेते हैं। हाथ से चुनकर अलग करने कहलाएगा हस्त चयन, है ना। थ्रेसिंग, चावल गेहूं सरसों की डांडियों से अलग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। निष्पावन, पवनों या वायु के द्वारा मिश्रण से भारी व हल्के अवयव को पृथक करना ही क्या कहलाता है? निष्पावन। चालन, मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनकी अमापों में अंतर हो। चालन। अवसादन, अवसाद का बर्तन की तल में नीचे बैठ जाना। मान लो कभी देखे हो बाल्टी में पानी पूरा गंदा है, मिट्टी वाला, है ना, और उसको बाल्टी में रख दो पानी, तो धीरे धीरे क्या होगा? मिट्टी नीचे बैठ जाएगा अवसाद में। तो ये अवसाद बर्तन की तल में नीचे जाके बैठ जाने से कहता है अवसादन। निस्तारण, बर्तन की तल में नीचे बैठे अवसाद से ऊपर की साफ द्रव्य अन्य बर्तन में उड़ेल देना, ये निस्तारण कहलाता है। निस्यंदन, द्रव्य से अवसाद को अलग करने के लिए छानना। वाष्पन क्या होता है? द्रव्य से वाष्प बनना। द्रव से क्या होना? वाष्प बनना। वर्ष वर्षा संघनन के द्वारा होता है। वर्षा कैसे होता है? संघनन के द्वारा। पूछा जाएगा कि वर्षा किसके द्वारा होता है? ऑप्शन उसमें रहेगा संघनन। क्या लगाओगे? संघनन लगाओगे, संघनन। ठीक है। संतृप्त विलयन, जब विलायक में कोई विलेय घुलना बंद हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। अनाज से भूसा हाथ पत्थरों को हस्तचयन विधि से अलग किया जाता है। भूसा अनाज से भारी बीजों के निष्पावन विधि द्वारा अलग किया जाता है। ये था पृथक्करण। अगला चैप्टर जो 6-7 है ये शॉर्ट नोट्स है। पौधे को जानिए और शरीर की गति, दोनों, है ना, 6 और 7 दोनों एक ही में। शाक झाड़ी वृक्ष को वर्गीकरण हेतु पौधे के तना और शाखाओं को देखकर किया जाता है। अच्छा, शाक किसे कहते हैं? देखो, शाक हरा कोमल तना, छोटे पौधे, कोई शाखा नहीं होगा, इसका कोई शाखा नहीं होगा, ब्रांच नहीं होगा। झाड़ी, ताना कठोर परंतु अधिक मोटा नहीं होगा, ऊंचाई शाख से थोड़ा अधिक होगा। आहारी पौधे, सॉरी आरोही पौधे। कौन पौधे? आरोही पौधे, ऐसे पौधे जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। तना का विकास बीज से होता है, प्रांकुर से। कहां से? प्रांकुर से। तना का कार्य संवहन करना होता है और जल खनिज का यह सहायता से खड़ा रहने में सहायता करता है। ठीक है, देखो, यह यांत्रिक सहायता से खड़ा रहने में क्या होता है? सहायक होता है। पर्णवृत्त, इसमें पत्तियों तने जुड़ी रहती है।
पत्ती के चपटे हरे भाग को पटल या फलक कहा जाता है। ये पत्ती है जो हरे भाग चपटे, इसका क्या कहते हैं? पटल या फलक। ये हम लोग चित्र बनाए थे, तीरा विन्यास, तीरा विन्यास एगो जालिका रूपी। ठीक है, इसमें कैसा है? जाली जैसा रहता है, पीपर का पत्ता ही देखे वो सूखा। ये क्या है? समानांतर, है ना? ठीक, करेली वाला फूल के पत्ता देखा है, उस तरह का। वाष्पो उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन क्या आता है? पत्ती को जल वाष्प के रूप में छोड़ते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? वाष्पो उत्सर्जन। पत्ती का कार्य, किसका कार्य? पत्ती का कार्य प्रकाश संश्लेषण, वाष्पो उत्सर्जन, कीटों का आकर्षित करना, ये होता है पत्ती का कार्य। किसका पत्ती? फूल पत्ता के पत्ती, पौधे के पत्ती, है ना? गोड़ का डुला रही देखो तो। जड़, जड़ का विकास मूलांकुर से होता है। जड़ का विकास कहाँ से होता है? मूलांकुर से। मूसला जड़, ऐसे जड़ जिसमें एक मुख्य जड़ हो तथा अन्य छोटी छोटी रेशें लगी हो, ये द्विबीजपत्री होते हैं, पौधे में पाया जाता है। इनकी पत्तियां शाखांकित वली होती है। अच्छा, द्विबीजपत्री क्या कहते हैं? वो कौन सा चलाया है? इतना गर्मी लग रहा है, बंद करो। एकदम दिमागे नहीं है लग रहा है। हाँ, चलो देखो, द्विबीजपत्री किसे कहते हैं बताओ? जिसके बीज को फाड़ने पे दो भाग में हो जाता है उसे क्या कहते हैं? द्विबीजपत्री। जैसे मटर के देखा, मटर में दो गो दाना होता है ना? हाँ, बूट के फुला के देखो तो उसमें दो गो निकल जाएगा, दाल दोनों लगेंगे। वैसे क्या कहलाता है? वो द्विबीजपत्री। रेशेदार जड़, ऐसे पौधे जिन्हें जड़ की अनेक शाखा हो, जैसे धान, गेहूं, यह एक बीजपत्री में हो पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री। जैसे धान के एगो लोगे उसमें चावल तो एक ही निकलेगा, है ना? उसमें दो फाका नहीं होगा, है ना? गेहूं के भी देखे तो उसमें भले पेटा होकर फाटल है, लेकिन होता है क्या? एक ही गो। इनकी पत्तियां समानांतर होती हैं। जड़ भूमि से जल का अवशोषण करता है। जड़, गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टोपी, ओका, ये क्या है? सब जड़ है। अब देखिए ये पुष्प की बनावट, ये पुष्प है। ये जो बाहर, इसे कहते हैं बाह्य दल, पुंज। इसे क्या कहते हैं? पुंकेसर। ये पंखुड़ी, ये है स्त्री केसर। इसी में से एक निकाल लिया गया, ये तंतु है। क्या है? तंतु। पुंकेसर का ये भाग होता है। और यही होता है परागकण। यहाँ यहाँ से पहुंचेगा तो पराग कोश के वर्तिका है ये अंडाशय, और स्त्री केसर के ये भाग। ये बात याद रखना है। परागकण, पराग का वर्तिका पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण क्या कहलाता है? पराग का वर्तिका पर पहुंचना। देखो यहाँ पे, ये जो पराग है उनके सर यहाँ पे पहुंचेगा, इसे क्या कहते हैं? परागण। गैट ऑफ एनिमल अरस्तु, शरीर में गति। अब देखेंगे हम लोग शरीर में गति। कंदुक खलिखा संधि, पैरों में फीमर, फीमर नाम की हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैरों में, जांघों में, है ना? क्रोड़ी मेखला, हाथ में ह्यूमरस और अंश मेखला, ये क्या है? कंदुक खलिका संधि है। कंदुक खलिका संधि है। हिंज संधि यानी कब्जा संधि, एक तरफ, जैसे कब्जा, कैसे कवाड़ी का कब्जा है कि एक ही लाइन खुलता है, उस तरह से ये क्या है? एक ही लाइन ऐसे खुलता है, इधर नीचे पीछे बढ़ जाएगा, नहीं जाएगा, टूट जाएगा। तो ये क्या है? कब्जा संधि, हिंज संधि। हाथ के क्यों, पैरों के घुटना, देखो पैर के घुटना भी इधर से खुलता है, ऊपर से हेतर खोलो तो ऐसे टूट जाएगा, हो जाएगा ना?
ये क्या है? कब्जा संधि से बोलते हैं या हिंज संधि। अचल संधि ऐसा अचल संधि जो चलता नहीं है ना, खोपड़ी, ये खोपड़ी वाला हड्डी है, अपना मन चलता है, जैसे हाथ गोड़ के तो हड्डी हम लोग चला लेते हैं, ऐसे मुड़ी मुड़ी नचा लेते हैं, लेकिन ये जो है ये नहीं चलता है, खोपड़ी। घोघा का बाह्य कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो घोघा होता है उसका बाहरी परत किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। याद रहेगा। घोघा देखा है? घोघा नहीं देखा है? घोघा देखा है। तिलचट्टा में 13 चेम्बर पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितना चेम्बर? 13 गो। और मनुष्य में 4 गो, है ना। मनुष्य में 4 चेम्बर पाया जाता है। हार्ट में, दिल धड़क हार्ट में, है ना। ये क्या है? तिलचट्टा में 13 गो चेम्बर पाया जाता है। इसमें 3 जोड़ी पैर पाया जाता है। तिलचट्टा का जोड़ी पैर? 3 जोड़ी। ठीक है। मकड़ी कीट नहीं है। मकड़ी कीट नहीं है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। मछली का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय। अब देखो नेक्स्ट है सजीव एवं उनका परिवेश। परिवेश मतलब रहना। समुद्री जीव तथा पौधे श्वसन हेतु पानी में घुले हुए वायु का प्रयोग करते हैं। वायु का है तो मतलब ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं ना। जो भी समुद्र में समुद्री जीव है, जो पानी में रहने वाला जीव है, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? जो पानी में घुला रहता है वो। ऊंट का पैर लंबे होते हैं जिससे शरीर का रेत गर्मी से दूर रहे, और इनमें मूत्र विसर्जन की मात्रा बहुत कम होता है तथा मल शुष्क होता है। उनके शरीर से पसीना नहीं आता है। रेगिस्तान जंतु डर्टिकोलस कहलाते हैं। डेजर्टिकोलस कहलाते हैं ना। डेजर्ट मतलब मरुभूमि, डेजर्टिकोलस। मछली के शरीर के ऊपर सल्क होता है जो सुरक्षा प्रदान करता है। ये गिल की सहायता से श्वसन करती है। मछली किसके सहायता से श्वसन करती है? हाँ, गिल्स का ये, गलफड़ का ये, है ना। अनुकूलन वातावरण के साथ सामंजस्य करके जीवित रहना ही अनुकूलन कहलाता है। आवास। आवास में है जैव घटक जैसे जंतु और पादप, अजैव घटक जैसे चट्टान, वायु, मृदा, सूर्य का प्रकाश, पानी। मरुस्थल आवास। मरुस्थल में चूहा तथा सांप दिन के समय बिलों में रहते हैं तथा रात के समय बाहर आ जाते हैं। नागफनी में पत्ती जैसा संरचना उसका तना होता है, और इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण तना में होता है। तो नागफली में जो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तना से। नागफनी देखे ना, कैक्टस। बोलो। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें पानी हेतु अधिक गहराई तक चली जाती है। मरुस्थल में जो भी पेड़ पौधा होगा उसका जो जड़ है वो अधिक गहरा तक चल जाएगा। किस लिए? पानी के खोज में, कि पानी हमें मिल जाए। हाँ? पर्वतीय आवास। पर्वतीय मतलब पर्वत पे जो आवास होगा वही ना। पर्वतीय क्षेत्रों के पौधे शंक्वाकार। पर्वतीय जो जो पहाड़ पे होंगे, पर्वत पे होंगे, है ना, तो वहां पे कैसा होगा पेड़ पौधा? शंक्वाकार। ऊपर चोख रहेगा ना, नीचे हाँ ऐसे रहेगा चोख, शंक्वाकार। शाखा तिरछी रहेगी। पतिया सुई के जैसा होता है। सुई के मतलब चोखा, चोक चोक, है ना। पर्वतीय क्षेत्रों के जंतुओं में मोटी त्वचा। कैसे त्वचा? मोटी त्वचा। अधिक बाल पाए जाते हैं। काहे पाया जाता है मोटा त्वचा और अधिक बाल? ठंडा से सुरक्षा के लिए। पर्वत पे ज्यादा क्या होगा? ठंडा होगा, बर्फ गिरेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? इसको ठंडा लग जाएगा। सो रिया हो। मैदानी आवास। देखो मैदानी आवास। हिरण का मजबूत दांत होता है और उसके लंबे कान शिकारी गतिविधि की जानकारी देते हैं। हिरण का
दांत मजबूत होता है और लंबा लंबा कान होता है ना, तो वो शिकारी गतिविधि क्या रहता है, मतलब कुछ आएगा तुरंते भाग जाता है सब। डॉल्फिन तथा व्हेल गील नहीं होता है, ये वात छिद्रों से सांस लेती है। जलीय पौधे की जड़ें छोटी होती है तथा मुख्य कार्यविधि तलहटी में जमाए रखना है। जल में पाए जाने वाले पौधे हाइड्रोफाइट्स कहलाता है। तो ये एक जीके बनेगा, याद रखेंगे। जल में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे को कहते हैं जीरोफाइट। मेढक का पिछला पैर जाल युक्त संरचना में होता है जो उसे तैरने में सहायक होता है। पर्यानुकूलन अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय कुछ दिनों के लिए परिवर्तन हो सकता है। केचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेता है। केचुआ किससे सांस लेता है? याद रखेंगे कि केचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है। पौधे में पत्ती में उपस्थित रंध्रों द्वारा वायु का अंदर लेती है। तो पूछा जाए कि पौधा सांस कैसे लेता है? रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा, है ना। श्वसन किसके द्वारा होता है? रंध्रों के द्वारा। तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करती है। सूखा बर्फ भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? सूखा बर्फ। पौधे केवल दिन के समय भोजन बनाते हैं जबकि श्वसन दिन और रात निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की क्रिया में निष्कासित O2 की मात्रा श्वसन में उपयोग की गई O2 की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। कुछ पौधे अपने कायिक भागों द्वारा नए पौधे के जन्म देते हैं। कायिक प्रवर्धन में आलू और आलू देखा, आलू आलू रोपता है, उसके आँख है ना, काट के भी आलू रोप दोगे तो आलू हो जाएगा ना। वो जैसे ऊख का, ऊख में भी वैसे ही होता है। सजीव के लक्षण, सजीव के क्या क्या लक्षण होता है? तो ये श्वसन करता है, हैं, प्रजनन करता है, गति करता है, वृद्धि करता है, उत्सर्जन और उद्दीपन एंड मृत्यु। ये क्या है? सब सजीव के लक्षण है। ठीक है, सजीव के लक्षण। जैव घटक पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव। अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन, यही था ना। यूनान के मैग्नस नामक गणेरिया के छड़ी के माध्यम से प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। कहानी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि एक गणेरिया था, वो भेड़ चराने गया था, उसमें बार बार वो जब पहाड़ पे चढ़ रहा था तो ऐसा लग रहा था कि कुछ पकड़ रहा है उसको। तो क्या था वो? वही था चुंबक। क्या था? प्राकृतिक चुंबक। संभवतः गणेरिया के नाम पर उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। क्या रखा गया? मैग्नेटाइट। मैग्नेट में लोहा होता है और कुछ लोग का कहना है कि मैग्नेटाइट मैग्नीशियम नामक स्थान पर सबसे पहले पाया जाता है। मैग्नेशिया। चुंबक के प्रकार। एक चुंबक होता है क्षण चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, गोल चुंबक। ठीक है। चुंबक गर्म करने पर, हथौड़ा से पीटने पर और ऊंचाई से गिराने पर वह अपना गुण खो देता है या नष्ट हो जाता है। कोई चुंबक है, उसे खूब पीट दो, बुकनी बुकनी हो जाएगा तो अपना गुण खो देगा। ठीक है। या गर्म कर दोगे ज्यादा तो भी वो चुंबक अपना गुण खो देगा। मतलब चुंबक जैसा व्यवहार नहीं करेगा, फिर वो सटाएगा नहीं, है ना। लोहा से नहीं सटेगा वैसे। वो मतलब खोने का मतलब ये हुआ। जो चुंबक का क्या गुण है? चुंबक का गुण है कि स्वतंत्र रूप से लटकाओगे तो उत्तरी दक्षिणी दिशा ध्रुव के लटकेगा।
लोहा को सटाएगा, जैसे यहाँ पे देखो चुंबक ही है कुछ, यहाँ क्या कर रहा है, सट जा रहा है। आगे देखोगे, नाल चुंबक भंडारण करने के लिए इसके ध्रुवों के पास लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक है। मैग्नेटाइट कैसा चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक। अगला पाठ अध्याय 11 प्रकाश छाए एवं परावर्तन। दीप्त, जो सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उसका उत्सर्जन करता है उसे क्या कहते हैं, दीप्त कहते हैं। दीप्त वस्तु जैसे टार्च, पूछा जाए कि टार्च दीप्त है कि अदीप्त है, तो क्या बताओगे, दीप्त है। मोमबत्ती ये दीप्त है, बल्ब दीप्त है, सूर्य क्या है, दीप्त है। अदीप्त, अदीप्त क्या होगा, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं, अदीप्त। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, ये तो सूर्य के प्रकाश चमकता है। पृथ्वी, पृथ्वी के पास अपना कोई प्रकाश है नहीं। सूची छिद्र कैमरा द्वारा सूर्य तथा अन्य दीप्त वस्तुओं को प्रतिबिंब को देखने के लिए क्रिया किया जाता है। दर्पण परिवर्तन तथा लेंस के अपवर्तन की घटना कार्य करती है। ये आगे की क्लास में हम लोग और ज्यादा पढ़ेंगे। ये भी कितना क्लास है, 6 है। अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ, लिख लिया वही सब। देखो, विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों के सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जो विद्युत सेल है उसमें संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। सेल के समूह को क्या कहा जाता है, बैटरी। सेलों के समूह को बैटरी कहा जाता है। टंगस्टन का प्रतिरोध और गलनांक उच्च होता है। टंगस्टन देखे हो, लाल का बॉल देखा है, लाल का बॉल वह 10 वाला रुपये मिलता है, उसमें एक फिलामेंट रहता है, वही टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में होता है। विद्युत धारा प्रवाह प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ होता है। बड़ा टर्मिनल प्लस और छोटा टर्मिनल माइनस। इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी में, अरे रुक जा भाई, क्लास 7 न जाओ, अभी थोड़ा सा पढ़ लेने दो हम लोग को। ऐसे का भाग रहा है बिना पैसा के, यही तो पढ़ रहे थे ना। इलेक्ट्रॉन हमेशा बैटरी में पॉजिटिव की तरफ गति करता है, धनात्मक की तरफ गति करता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की दिशा में विपरीत हाई और लो दिशा में गति करता है। वायु बराबर जलवाष्प O2 CO2 नाइट्रोजन धूल धुआं। यह देखो क्या है, वायु में जलवाष्प पर O2 CO2 ये है 21%, नाइट्रोजन धूल धुआं कितना 78%। मात्रा आर्गन ही अक्रिय गैस है, वायुमंडल में पाया जाता है। एकमात्र गैस आर्गन है जो कि वायुमंडल में पाया जाता है ना। आर्गन ही अक्रिय गैस है। ऐसे तो अक्रिय गैस बहुत सारे हैं, एकमात्र नहीं, बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे मतलब 5-6 है ना। अक्रिय गैस है आर्गन। कैसा गैस है, अक्रिय गैस है, ये क्रिया नहीं करता, वायुमंडल में पाया जाता है। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन द्वारा पहुंचता है। भराव क्षेत्र, जहां कूड़ा कचरा डाला जाता है वो भराव क्षेत्र हुआ। नीले कूड़ेदान में ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं पुनः उपयोग हो सकता है, जो आसानी से सही अपघटन होता है। लाल केचुआ में दंत नहीं होता बल्कि गिजड़ होता है। दूध में विटामिन सी नहीं होता है, नहीं होता है ना। फाइबर आयरन नहीं पाया जाता है। दूध में क्या क्या नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, फाइबर नहीं पाया जाता है, आयरन नहीं पाया जाता है। विटामिन सी को ताप संवेदी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, ताप संवेदी विटामिन। इसलिए क्योंकि विटामिन सी को गर्म कर देने पे क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्या होता है, नष्ट हो जाता है। केसर वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। केसर कहाँ से प्राप्त होता है, वर्तिकाग्र से। वांस की दुनिया सबसे बड़ा घास है। बांस, बांस जो है ना ये दुनिया का सबसे बड़ा घास है। बांस एक प्रकार के क्या है, घास है। बांस देखा है ना सब लोग,
तो बांस क्या है, वो घास है। तो वही लिखा है कि बांस दुनिया का सबसे बड़ा घास होता है। इस तरह से क्लास 6 का हम लोग देख लिए है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग फिर से, अब पढ़ेंगे एनसीईआरटी का बुक साइंस के दिन। अभी तक हम लोग पढ़े थे एससीईआरटी, जो हमारे सरकारी स्कूल में चलता है, वो वाला पढ़े थे। अब पढ़ेंगे हम लोग एनसीईआरटी, है ना। अभी तो 7वां में कोई नहीं गया है।